नमस्कार दोस्तों। घिस गई है झूठ के सिक्कों के पानी की परत, अब किसी बाजार में इनको चलाकर देख ले। अशोक रावत साहब के शब्द हैं और इसके साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके बड़े नेताओं को क्या झूठ, बेईमानी, मक्कारी के आचरण के कारण शर्मनाक रूप से पूरे देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो क्रोनी कैपिटल को स्थापित किया है उसको लेके उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप, हमले और इन सारी बातों को लेकर के माफी नहीं मांगनी चाहिए? जवाब होगा, यदि ये झूठ है तो निश्चित रूप से मांगनी चाहिए, और यदि ये नफरत है तो मांगनी चाहिए। और इतनी शर्म तो उनमें है नहीं कि झूठ और मक्कारी और सबके बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो चलिए, हम तो माफी की ही बात करते हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आज भारत की संसद में चोर कह रहा था, चोर चिल्ला रहा था कि वो शख्स माफी मांगे जिसने सच बोला है, यानी राहुल गांधी माफी मांगे। उन्होंने अपमान किया है। साहब, पहली बात, सदन का जो नियम होता है उसके तहत सदन में कही गई किसी बात के लिए जवाबदेही होती, बाहर कहे गए शब्द के लिए सदन के अंदर जो है माफी नहीं मांगी जाती है। पहली तो बात यह है। लेकिन माफी तो तब मांगी जाएगी ना जब कुछ गलत होगा, और जब गलत है ही नहीं तो फिर माफी किस बात की मांगी जाए, यह एक सवाल खड़ा होता है। तो इसी पर जो है मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आखिर ये क्यों कह रहा हूं? तो पहले तो आप गर्व महसूस कीजिए, सलाम करिए अपने देश के उन फिल्म निर्माताओं और कलाकारों से, उन गायकों पर और उन लोगों पर जो एक बेहतरीन लेखन करते हैं। इस कारण से आज साउथ इंडिया की दो फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने आज भारत का गर्व बढ़ाया है। और साउथ इंडिया की फिल्म ही नहीं, साउथ इंडिया की कलाकार ने भी हमारा जो है मान बढ़ाया है पूरी दुनिया के सामने। तो बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल, आज ऑस्कर के 2 पुरस्कार भारत को मिले हैं। यह हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। एक गुनीत मोंगा और कार्तिक गोंजाल्विस की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के रूप में चुनी गई है। वो फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, और इसके लिए हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को साउथ की खातिन ने बनाया है। तो आज समझिए, जिन मुसलमानों को ये गाली देते हैं वहां के मुसलमानों के लिए जाने क्या कहते हैं, उन्होंने इस पर काम किया है और उन्होंने सही मुद्दा उठाया है। इसके बाद में दूसरा, हमारे देश की एक और फिल्म है RRR, उसके जो गाना है नाटू नाटू, उसको जो है पूरी दुनिया उस गाने पर थिरक उठी है और उस गाने को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, क्योंकि साउथ की मशहूर अदाकारा, ये जो तीसरा मैं कारण कह रहा हूं कि साउथ की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण जो पूरी दुनिया में आज दिखाई दे रही थी, वो प्रेजेंट कर रही थी, किसको प्रेजेंट कर रही थी? वो प्रेजेंट कर रही थी आज ऑस्कर अवार्ड। तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह वही दीपिका पादुकोण है जिनके लिए न जाने कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल इन भगवाई आतंकियों ने किया है। और आप समझिए, उन्हें देशद्रोही, हिंदू विरोधी और न जाने क्या क्या बोला, कुछ और शब्द हैं जिन्हें मैं अपने जवान पे नहीं ला सकता, इतने गंदे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और जाने क्या क्या बोला। तो आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है, लेकिन हमारी अदाकारा ने उनसे प्रेजेंट किया और हमारे देश के उन लोगों को अवार्ड मिला जिन्हें न जाने क्या क्या ये कहते थे। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं
क्यों? क्योंकि दक्षिण की जो फिल्में होती है, दक्षिण भारत की फिल्में, उनकी स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में उनको याद किया और उनको, उनका जो थीम होता है वो हॉलीवुड से कम नहीं होता है, उस स्टाइल में होता है। यही नहीं, वहां के विकास को देख लीजिए, वहां की पढ़ाई लिखाई समझ को देख लीजिए, तो उत्तर भारत के हिसाब से वो लोग 100 साल आगे, 100 साल। जहां उत्तर भारत में सिर्फ क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू जाग गया और ये और इनमें फंसे हुए हैं, बेरोजगारी में हैं, मर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर, न ज्ञान है न कुछ। वही दक्षिण में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, कला भी है और संस्कृति भी है, निर्माण भी है। तो ये सब कुछ है और इसके बाद उत्तर भारत की अपेक्षा वहां पर सौहार्द भी है। तो यह स्थिति है, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको याद होगा जब सीए लाए थे नरेंद्र मोदी, तो उसमें तमाम लोगों को जो किया था, उससे तमिलों को बाहर कर दिया था, आपको याद होगा। लेकिन इन्हीं तमिल ने आज हमारा मान बढ़ाया। अब मैं इसका जिक्र जो कर रहा हूं, इस पे आता हूं क्यों और इसके करने का कारण। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरआरआर दिखाने पर सिनेमा घरों में आग लगाने की धमकी दे रहे थे, आपको यदि याद हो। निर्देशक राजमौली को लाठियों से पीटने की धमकी दी गई थी, याद कर लीजिए। तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने आरआरआर रिलीज होने पर सिनेमा घरों को जलाने की धमकी दी थी और संजय कुमार ने फिल्म के निर्देशक एस राजमौली को मारने तक की धमकी दी थी। इससे आप समझ वजह क्या थी। आदिवासी नेता कोमा राव भीम को मुस्लिम वेशभूषा में दिखाया गया था। सिर्फ इतनी सी बात है कि उन्हें मुस्लिम वेशभूषा में क्यों दिखाया, जबकि वास्तविकता यह थी कि वो जो वेशभूषा में दिखाया गया उसी तरह के वो वस्त्र पहनते। तो यह इसके बाद पिछले दिनों की बात है, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही और आज उन्हीं फिल्मों ने हमारे देश का मान बढ़ाया, उन कलाकारों ने मान बढ़ाया, उन्हें सलाम करता हूं। इसके बाद में आता हूं आज भारत की संसद से लेकर भारत के हर राज्य की जो राजधानी की सड़कें हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन से पटी हुई थी। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने राजभवन चलो का नारा दिया था और पूरे देश में आज इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। कहीं गिरफ्तारी भी हुई, कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें हुई, पानी की बौछारें छोड़ी, ये सब हुआ। और ये क्यों हो रहा था? ये आपके हक की लड़ाई थी, संसद से सड़क तक। और सड़कों पर कांग्रेस के तमाम नेता इसको लेकर लड़ रहे थे। वजह थी अदानी के लिए, जिस तरीके से देश को लुटाया जा रहा है, जिस तरीके से इन पूंजीपतियों को, चंद चहेते पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्तियां सौंपी जा रही हैं, उन सब चीजों को लेकर प्रोटेस्ट। मोदी अडानी भाई भाई, देश का खाना भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश का खाना भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलआईसी लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसबीआई लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और मोदी
और इसको लेकर सदन में, संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ और दोनों सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों चल नहीं पाए। हर जगह विपक्ष बहुत थोड़ा सा है और विपक्ष का कहना था ईमानदारी से कार्रवाई की। आप विपक्षी नेताओं को जबरन फंसाते, जिनको आपके ही शासनकाल में आपकी रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि कुछ नहीं है, उन्हें आपने जबरन सीबीआई और ईडी में फंसाने का काम किया है, तो यह गुनाह है और हम इस गुनाह के खिलाफ इसको लेकर के सुबह पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऑफिस में सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई। 16 पार्टियों के देश की नेता, उसमें जो नेता थे सदन सारी पार्टियों के, वो वहां पहुंचे हुए और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद में प्रोटेस्ट का एक तरीका सोचा। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना कि अर्लियर you felt ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहां जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड लैमेंट, दे वुड आस्क व्हाट सिन दे हैव कमिटेड टू हैव बीन born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad. But these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्होंने आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी। ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में। उन्होंने वहाँ क्या कहा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल। अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं वो। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वो यूएई में मोदी जी क्या बोले? देखो, पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह में, जो इंसान, जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर
वहां पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा कुछ है ना, बेताल कैसा, विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे। और उसके बाद सदन में पूरी तरीके से जवाब दिया गया। लेकिन फिर वही जो होता है कि नेता, विरोधी दल के समेत तमाम नेताओं के जो है माइक ऑफ कर दिए जा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेता कुछ भी बोल रहे थे, मनमानी बोल रहे थे। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने जिस तरीके से गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, लगा ये मंत्री है, नेता है, पढ़ा लिखा है, या कोई जाहिल, गंवार, बदतमीज व्यक्ति है। सर, मैं आपकी अनुमति से आपके माध्यम से सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। तो यह स्थिति थी। राजनाथ सिंह एक सभ्य व्यक्ति है, लेकिन वो जिस दबाव में रहते हैं, उसी दबाव के तहत उन्होंने लोकसभा में कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, जबकि वो लंबे समय से सदन के सदस्य रहे, उन्हें इसकी मर्यादा पता है, कानून पता है कि सदन के बाहर बोले गए शब्दों के लिए सदन में कोई जवाबदेही नहीं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। लेकिन यह स्थिति थी, आप कल्पना करिए, तो यह स्थिति है।
वजह क्या थी? कांग्रेस पार्टी आज भी अदानी सेठ को लेकर के सवाल कर रही थी, उनकी लूट पर बात कर रही थी और कह रही थी इस लूट पर जवाब दो कि विपक्षी नेताओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, जवाब दो कि किस तरीके से चाइना को देश की संपत्तियां, जमीनें सौंपी जा रही हैं, किस तरीके से बैकडोर से चाइना की अडानी के थ्रू हमारे रक्षा क्षेत्र में एंट्री कराई जा रही है। जवाब दो। लेकिन जवाब तो मिलना नहीं है, तो सदन स्थगित कर दीजिए। तो यह स्थिति, सदन आप चलाना चाहते हैं और सदन चलाने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम सुनिए तो, लेकिन साहब आप सुनने को नहीं तैयार हैं। तो इसको लेकर के जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लंदन में राहुल के दिए हुए बयान पर संसद में हंगामा क्यों? आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे और प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर शोर मचाया और कहा अरे वो तो ये कर रहे हैं, वो तो अपमान कर रहे हैं, वो कब्र खोद रहे हैं हमारी, हम ये बना रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बातें करी। आप देखिए इसके बाद में जो राहुल गांधी ने दिया उस पे ये कहते हैं। दूसरी तरफ खड़गे ने कहा हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तो जवाब लेके रहेंगे कि बताओ अदानी के मामले में क्या है। हम जेपीसी की बात करते हैं तो अडानी मुद्दे पर बेल में आ गए वो नेता प्रतिपक्ष और बोले कि जेपीसी की मांग हमारी बिल्कुल है, स्पष्ट है और हम उस पर अड़े हुए हैं। दोनों सदनों में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद भी सदन नहीं चल पाया, तो फिर वो मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। तो आप समझिए राहुल गांधी ने जो कहा लंदन में एक यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लंदन की जो वहां की पार्लियामेंट में और एक दूसरे में, उसमें सारी बातें उन्होंने रखी कि किस किस तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है और सारी चीजें। तो ये समझिए, और स्थिति ये है कि जब वो बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो सदन के न बाहर समझ में आता है न अंदर समझ में आता है सरकार को, क्योंकि सरकार डरती है। यदि आप सच्चे हैं, कहते हैं कि यहां बर्बादी ना हो समय की, तो साहब आप कीजिए ना, किसने मना किया है? तो आप इससे समझ सकते हैं। आपको पिछले दिनों का याद होगा कि पिछले दिनों अडानी सेठ ने एक इंटरव्यू दिया था जो प्रायोजित इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में जो इंडिया टुडे ग्रुप को दिया गया था, और उसमें क्या था, टेलीप्रॉम्प्टर पर उन्होंने जिस तरीके से अपने कसीदे मेहनत के खड़े थे उसको आप समझिए। लेकिन मॉर्गन स्टैनले ने पूरी जांच के बाद में जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें कहा है अडानी 2 शब्दों के बूते बना है, घूसखोरी और फ्रॉड के बूते, धोखाधड़ी के बूते। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनके विकास का पर्याय धोखाधड़ी और घूसखोरी है जो मोदी के साथ मिल करके हुई है। तो यह आप समझ लीजिए। इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं कि एक तो जेपीसी की जांच कराइए और दूसरी इस पर बयान दीजिए, पूरी बात सामने आने दीजिए, चर्चा कराइए। तो साहब चर्चा कैसे कराएंगे? चोर मचाए शोर वाली बात कि चोर हैं तो बस शोर मचाएंगे, नहीं राहुल गांधी ने वहां पर यह कर दिया, अपमान कर दिया, ये कर दिया, और जो मुख्य मुद्दा है उस पर बात ही नहीं करेंगे। तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। यही वजह है। दूसरी तरफ विपक्ष जब ज्यादा बोलती है तो विपक्ष के नेताओं के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब भेज दिया जाता है। और कैसे होता है आपने देखा, बीबीसी ने सच दिखाया तो उसके यहां जाकर के छापे पड़ने लग गए। तो यह स्थिति है। तो यह स्थिति, तो डंका जो है अब निश्चित रूप से मोदी का बज रहा है, लंदन तक बज रहा है, अमेरिका तक बज रहा है, सब जगह बज रहा है। किस बात का बज रहा है कि अडानी चोर है तो नरेंद्र मोदी उस चोर के चौकीदार है। तो अब आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी अडानी चोर के चौकीदार है, इस बात का सब जगह बन रहा है और तमाम रिपोर्ट्स में यह बात आने लगी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और वो घबरा कर जिस तरह की हरकतें कर रही, इससे आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति,
सदन में दर्जनों बिल पास होने हैं, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार बवाल खड़ा हो जा रहा है और कांग्रेस सहित तमाम दल, यही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि आप जेपीसी करा लीजिए, यदि आप पाक साफ हैं तो आप डरते क्यों? लेकिन साहब, डर कैसे बोलेगा? डर तो ऐसे ही बोलता है। तो यह स्थिति, और जब यह स्थिति हो तो सवाल बनता है। तो वही हो रहा है, और आज जब यह हो रहा है तो आप समझिए इस स्थिति में क्या हो रहा है। इस स्थिति में 2001 का एक दिखाया जा रहा है अखबार की कॉपी, और उसकी क्लिपिंग के आधार पर कहा जा रहा है कि बोस्टन हवाई अड्डे पर एक जो है युवक पकड़ा गया था, वो एक प्रधानमंत्री का बेटा था भारत के, और वो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। जबकि वास्तविकता यह है कि उस अखबार ने आज तक ऐसी कोई खबर छापी ही नहीं। यह फर्जी क्लिपिंग बनाई गई और अल्ट न्यूज ने इसका खुलासा किया। यह इसलिए है 2019 के भी चुनाव के समय में यह किया गया था, तो अल्ट न्यूज ने इसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि साहब ये तो कोई छापा ही नहीं गया। जब उस अखबार में छपा ही नहीं तो ये कहां से आ गया? क्योंकि आपने इस तरीके से एक कॉपी पेस्ट और वो उसके जरिए जो है एडिटिंग करके एक फर्जी क्लिपिंग बनाई। और आपको याद होगा आरबीआई के गवर्नर थे गुरमूर्ति, और उन्होंने भी इसमें किस तरीके से फर्जी तरीके से बनाया था, और बाद में जब इसका सच सामने आया था तो उन्होंने खटाक से हटा लिया था। कुछ देर के लिए क्षमा भी मांगी थी, फिर उसको भी डिलीट कर दिया। तो यह आप समझ सकते हैं, तो यह एक सत्य है कि जब ये हारने लगते हैं तो अय्यारी करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं विपक्ष के उन नेताओं को जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या जो भी नेतागण। तो आप इससे समझिए कि ये डरे हुए कायर लोग हैं। कल जावेद अख्तर साहब का एक चंडीगढ़ में शो था, वो आए हुए थे। उन्होंने दिल की बातें की। दिल की बातें करते वक्त उन्होंने तमाम शेयर किए कि हाँ वो कैसे किन किन चीजों से प्रभावित है। तो उन्होंने एक जिक्र किया कि दुनिया के जो टॉप लोग हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं, उनमें एक हबीब जालिब साहब का उन्होंने जिक्र किया, जो पाकिस्तानी शायर थे। और वो ऐसे शायर थे कि जब जो किताब लिखते, जैसे वो बाजार में आने को होती, वो ब्लैक लिस्ट कर दी जाती, सील कर दी जाती, और उनको जेल में डाल दिया जाता था। और उन्होंने जो लिखा, उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वो लिखते थे और जेल जाते थे, हर बार लिखते थे और जेल जाते थे। तो यह स्थिति थी। जो पुलिस वाला उन्हें गिरफ्तार करने आता था, वो खुद पूछता था आपने आखिर किया क्या है? तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद वो ले जाता था, जो भी केस बनता था वो बनता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई आपने किसी को खंजर मारा है क्या? तो उनका हाँ, मैंने खंजर ही मारा है। आपके प्रधानमंत्री को खंजर लग रहा है मेरी शायरी से। तो उन्होंने जो लिखा था उसी का एक पंक्ति सुनाता हूं। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो आप समझ सकते हैं कि जिनको खुदा होने का यकीन है वो आज भी वैसे ही कर रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि वो कब कैसे मिटेंगे, और मिटेंगे तो उनको कोई याद करने वाला नहीं होगा। और इसके दुनिया भर में उदाहरण मौजूद है। तो यह बात एक जो कही जावेद साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। और इसके साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए, लड़ने वालों को पहचानिए जो आपके लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो झूठे लोग, मक्कार लोग आपको बर्बाद कर देंगे और इन पूंजीपतियों का गुलाम बना के रख देंगे। तो आप फैसला आपका है कि आपको गुलाम बनना है या बेहद काबिल, योग्य बनना है, जिससे आप और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, या बर्बाद करने वाला बनना है कि आप हिंदू, मुस्लिम और दूसरी चीजों में फंसे रहिए और बर्बाद हो जाइए, भीख मांगिए, 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाइए। फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।